नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। तो आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जिसे शायद हम सब ने स्कूल में पढ़ा होगा। प्रेमचंद की ईदगाह। बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रेमचंद की जीवनी तो है ही, साथ में ये पूरी कहानी भी मौजूद है। पर आज का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक बच्चे और उसके चिमटे की ये साधारण सी कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है, इतनी दिल को क्यों छूती है। बिल्कुल। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद कैसे एक बहुत ही सरल सी कहानी में गरीबी, बाल मनोविज्ञान, त्याग और प्रेम जैसे कितने गहरे मुद्दों को एक साथ बुन देते हैं। सही। ये कहानी एक तरह से देखें तो प्रेमचंद का जो पूरा साहित्यिक दर्शन है ना, उसका सार है। तो चलिए कहानी पर आने से पहले उस इंसान को समझते हैं जिसने इसे लिखा। प्रेमचंद, जिनका असली नाम था धनपत राय। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि उन्होंने एक सरकारी नौकरी, हाँ, जो जमाने में बहुत बड़ी बात थी, उसे छोड़कर लिखने का रास्ता चुना। ये कितना बड़ा जोखिम रहा होगा। स्रोत इस बारे में क्या बताता है? देखिए, ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। स्रोत बताता है कि जब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। अच्छा। ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है। उनके लिए साहित्य और देश सेवा ये कोई अलग अलग चीजें नहीं थी। वो मानते थे कि एक लेखक की जो कलम है वो समाज को जगाने का, उसे बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। मतलब उनके लिए लिखना सिर्फ एक कला में नहीं, एक मिशन था। हाँ, और ये उस दौर के हिसाब से बहुत बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। ज्यादातर लेखक उस समय या तो कला के लिए लिख रहे थे या फिर मनोरंजन के लिए। लेकिन प्रेमचंद ने साहित्य को समाज की जो कड़वी सच्चाइयां थीं, किसानों का दर्द, दलितों का शोषण, महिलाओं की स्थिति, इन सब को सामने लाने का माध्यम बनाया। मतलब वो समाज का एक तरह से एक्सरे कर रहे थे। बिल्कुल, सिर्फ उसकी तस्वीर नहीं खींच रहे थे। और शायद इसीलिए उनकी भाषा इतनी जमीनी है। श्रुत में उनकी भाषा के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। कौन सी? कि उसमें संस्कृत के शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी भी है। और ये कोई संयोग नहीं है। उन्होंने तो लिखना नवाब राय के नाम से उर्दू में ही शुरू किया था। अच्छा। हाँ, तो जब वो हिंदी में आए तो वो अपने साथ उस भाषा की सहजता, उसके मुहावरे, वो बोलचाल का अंदाज सब ले आए। उन्होंने हिंदी गद्य को उस किताबीपन से बाहर निकाला और उसे आम आदमी की जुबान दी। एक ऐसी भाषा जो सीधी दिल में उतरती है। प्रेमचंद की इसी भाषा, उनकी सामाजिक चिंता और मनोवैज्ञानिक पकड़ का सबसे खूबसूरत संगम हमें उनकी कहानियों में मिलता है। और शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ईदगाह, जहां एक छोटा बच्चा हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है। सही कहा। ईदगाह की शुरुआत ही बहुत कमाल की है। ईद का दिन है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। हाँ, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। शक्कर है भी या नहीं, एक ही पल में दो अलग अलग दुनियाएं। और इसी तनाव के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो 4-5 साल के हामिद से। एक अनाथ बच्चा जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। पर दिलचस्प बात यह है कि अपनी गरीबी और अकेलेपन के बावजूद वो कहानी के सबसे खुश किरदारों में से एक है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है आशा की वजह से। आशा? हाँ, प्रेमचंद एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखते हैं। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद को ये बताया गया है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। ये झूठ उसकी दुनिया को खूबसूरत बनाए रखता है। ये उसकी ढाल है जो उसे कड़वी हकीकत से बचाती है। एक तरफ हामिद की उम्मीदों का पहाड़ है और दूसरी तरफ अमीना की निराशा का अंधेरा। बिल्कुल। वो ईद के दिन अपनी कोठरी में रो रही है क्योंकि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट तो दिल तोड़ देता है। और यही प्रेमचंद की खासियत है। वो गरीबी का महिमा मंडन नहीं करते, वो दिखाते हैं कि ये कितनी क्रूर है। अमीना हामिद को 3 पैसे देती है, पर उसका दिल कचोट रहा है कि इतनी भीड़ में बच्चा अकेले कैसे जाएगा। हाँ। वो उसे मेले में भेजना भी चाहती है और नहीं भी।
ये एक माँ या दादी की बेबसी का बहुत ही यथार्थवादी चित्रण है। खैर, हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पहुंचता है और वो नमाज का जो दृश्य है बहुत शक्तिशाली है, हाँ, जहां लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। स्रोत कहता है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक रस्म का वर्णन नहीं है, ये प्रेमचंद के सांझी संस्कृति के आदर्श को दिखाता है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। ये एक पल के लिए एक आदर्श समाज की तस्वीर है जिसकी वो कल्पना करते थे। और नमाज के बाद असली कहानी शुरू होती है मेले में। हाँ, मेले में। हम सब जानते हैं कि हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे सब खिलौने खरीदते हैं, सिपाही, भिश्ती, वकील। लेकिन हामिद, जिसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, वो दूर खड़ा रहता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या हामिद का खिलौने ना खरीदना सिर्फ पैसों की कमी की वजह से था, या प्रेमचंद यहाँ कुछ और भी दिखा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में तो लगता है कि ये सिर्फ गरीबी का मामला है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेमचंद हमें हामिद के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। हामिद सोचता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। हाँ, ये एक 4-5 साल के बच्चे के लिए बहुत बहुत गहरी सोच है। स्रोत की वो बात यहाँ सच साबित होती है कि अभाव बच्चों में बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। क्या ये सिर्फ समझदारी है, या प्रेमचंद ये भी कह रहे हैं कि बचपन का खो जाना ही गरीबी की सबसे बड़ी त्रासदी है? मतलब हामिद ने एक समझदारी भरा फैसला तो ले लिया, लेकिन उसने अपने बचपन का एक पल खो दिया। क्या ये एक जीत है या एक हार? यही इस कहानी का सबसे जटिल और मार्मिक पहलू है। अच्छा। ये एक ही समय पर जीत भी है और हार भी। जीत इसलिए कि उसने अपने ऊपर काबू रखा, और हार इसलिए कि एक बच्चे को इतनी कम उम्र में ये सब सोचना पड़ रहा है। प्रेमचंद यहाँ बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं कि गरीबी सिर्फ आपको भौतिक चीजों से वंचित नहीं करती, बल्कि ये आपसे आपकी मासूमियत, आपके बचपने के हक भी छीन लेती है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है और हामिद के दोस्त उसे चिढ़ा कर खाते हैं। हाँ, वो ललचाई आंखों से देखता है, पर फिर खुद को समझाता है कि मिठाई से तो फोड़े फुंसियां निकलते हैं। और फिर उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जो कहानी का दिल है। लोहे की दुकान पर रखे चिमटे। हाँ, उंगलियां रोज जल जाती हैं। ये एक पल का विचार, एक बच्चे के मन में प्रेम और त्याग की वो भावना, यही प्रेमचंद का जादू है। और वो दुकानदार से मोल भाव करके अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, वो 3 पैसे, उस चिमटे पर खर्च कर देता है। जब वो उसे लेकर लौटता है तो जाहिर है उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। मोहसिन कहता है, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? और यहाँ प्रेमचंद की लेखनी का कमाल देखिए। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि हामिद क्या कह रहा है, वो हमें उसके दिमाग के अंदर ले जाते हैं। हाँ, हामिद अपने चिमटे को डिफेंड करता है। वो कहता है, कंधे पे रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं है, बल्कि लेखक की मनोवैज्ञानिक पकड़ का सबूत है। मतलब वो अपने उस फैसले को, जो प्रेम और जरूरत से पैदा हुआ था, उसे अपने दोस्तों के सामने आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो उस चिमटे को रुस्तमे हिंद कहता है। ये तो कमाल है। क्या ये उसका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। खुद को यकीन दिलाने का कि उसने कुछ मजेदार ही खरीदा है। हाँ, वो एक उपयोगी औजार को एक खिलौने से भी ज्यादा रोमांचक बनाकर पेश करता है। वो कहता है कि उसका चिमटा बहादुर है, शेर है। वो आग, पानी, तूफान किसी से नहीं डरता, जबकि उनके मिट्टी के खिलौने तो एक झटके में टूट जाएंगे। सही। इस बहस में सिर्फ बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 2 विचारधाराएं लड़ रही हैं। एक तरफ है क्षणिक सुख और दूसरी तरफ है स्थायी उपयोगिता और प्रेम। और प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे हामिद के तर्कों के सामने उसके दोस्तों के खिलौने फीके पड़ जाते हैं। और आखिर में तो उसके दोस्त भी अपने खिलौनों के बदले उसका चिमटा हाथ में लेकर देखना चाहते हैं। हाँ, ये हामिद की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। ये श्रम के सौंदर्य की जीत है। एक मामूली सा चिमटा जो मेहनत और जरूरत का प्रतीक है, वो सुंदर और नाजुक खिलौनों पर भारी पड़ता है। ये प्रेमचंद का बहुत बड़ा संदेश है। खैर, गांव वापस पहुंचने पर कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आती है। अमीना
हामिद की आवाज सुनकर दौड़ती है, हाँ। उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखती है, उसका सारा प्यार गुस्से में बदल जाता है। वो उसे डांटती है, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, और लाया क्या, ये लोहे का चिमटा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई भी दादी यही सोचेगी कि बच्चे ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। सही बात है। लेकिन फिर वो पल आता है जो इस कहानी को अमर बना देता है। हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। ये एक लाइन, ये पढ़ते हुए हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चे के अंदर इतना बड़ा त्याग, बिल्कुल, ये अविश्वसनीय है। और इस एक वाक्य से सारा दृश्य बदल जाता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। वो हैरान है कि इस छोटे से बच्चे के अंदर इतना बड़ा, इतना संवेदनशील दिल कैसे हो सकता है। उसे मेले में खिलौने, मिठाइयां नहीं, अपनी बूढ़ी दादी की जलती हुई उंगलियां याद रहीं। ये स्नेह नहीं है, ये स्नेह का शिखर है। स्रोत में इस पल का वर्णन करने वाली एक पंक्ति है जो मुझे लगता है कहानी का सार है। कौन सी? बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि भूमिकाएं बदल गई थीं। अच्छा। हामिद जो एक बच्चा था, उसने एक जिम्मेदार, एक परिपक्व बड़े की तरह व्यवहार किया। उसने त्याग किया, जरूरत को समझा। और अमीना जो एक बुजुर्ग थी, वो एक बच्ची की तरह भावनाओं में बहकर कृतज्ञता से रोने लगी। हामिद का त्याग इतना बड़ा था कि उसने अमीना के मन के सारे बोझ को धो दिया और उसे एक बच्ची की तरह निर्मल कर दिया। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, शायद शुक्रिया के आंसू। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गरीबी के उस चेहरे को दिखाती है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। ये निस्वार्थ प्रेम की ताकत को दिखाती है ना? बिल्कुल। ये कहानी हर स्तर पर सफल है। एक तरफ ये ग्रामीण मुस्लिम जीवन और भारतीय संस्कृति का बहुत ही सजीव चित्रण है। दूसरी तरफ ये बाल मनोविज्ञान का एक गहरा अध्ययन है, और सबसे ऊपर ये मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। चिमटा यहाँ सिर्फ एक औजार नहीं रहता, वो प्रेम, त्याग और व्यावहारिकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। सही। प्रेमचंद हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली खुशी चीजों को पाने में है या किसी अपने के लिए कुछ त्यागने में। कहानी इस पंक्ति पर समाप्त होती है कि हामिद अमीना के आंसुओं और दुआओं का रहस्य नहीं समझ पाता। हाँ। और कहानी यहीं एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है ना? क्या सवाल? कि वो कौन सी उम्र होती है जब हम किसी के निस्वार्थ प्रेम और त्याग के वजन को सच में समझना शुरू करते हैं, और क्या हम कभी अपने लिए किए गए बलिदानों की गहराई को पूरी तरह से जान भी पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।